हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। आइए बात करते हैं। पहले तो बैंक क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और बैंक के जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या हम लोग करना है, इन सब पर आज हम लोग बात करेंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले अच्छा, बैंकिंग अकाउंट्स जो है आपके दिमाग में चल रहा हो करना क्या है। जनरली हम लोग इस चैप्टर में बैंकिंग अकाउंट्स का जो ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले जैसा हम लोगों ने 11 क्लास में सीखा था, 11-12 में, वैसा नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट है उसी तरह से होगा कि सारी इनकम को हम लोग आपस में ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और जो अमाउंट हमारे पास जो बचा रहता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर उसमें से अगर हम लोग एक्सपेंसेस निकाल दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अगर हम लोग निकाल दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। उसी तरह से होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो परफॉर्मा होगा, फॉर्मेट होगा, वो पहले जैसा नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट भी जो है सारे एसेट्स को एक तरफ रखेंगे, लायबिलिटीज़ को एक तरफ रखेंगे, लेकिन ये जो परफॉर्मा या फॉर्मेट होगा हमारे बैलेंस शीट का, ये भी पहले जैसा नहीं होगा। बैलेंस शीट को बनाने के लिए हम लोग को 12 शेड्यूल, यानी 1 to 12, ये 12 शेड्यूल हम लोग को फॉलो करना होगा। 1 to 5 शेड्यूल जो है, शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4, 5, जो ये 5 जो शेड्यूल है, ये लायबिलिटीज़ के लिए है। और शेड्यूल 6 से लेकर के जो आपका ये 12 तक जो शेड्यूल है, यानी शेड्यूल आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो शेड्यूल है, ये आपका शेड्यूल होगा एसेट्स के लिए। तो शेड्यूल 1 से लेकर के 12 तक जो है, ये सारे शेड्यूल को मिलाकर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, एसेट्स और लायबिलिटी साइड। और बाकी के जो 4 शेड्यूल है, टोटल 16 शेड्यूल होते हैं। बाकी के जो 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 एंड 16, इस 4 शेड्यूल से हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 2 शेड्यूल आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए होता है, और सॉरी 2 शेड्यूल जो है आपका इनकम साइड के लिए होता है, 2 शेड्यूल जो है आपका एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर के लिए होता है। तो चलिए पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बैंक वगैरह क्या है, फिर आगे का कार्यक्रम आगे देखेंगे। चलो, सबसे पहले तो ये बैंक जो है, ये बैंक का BAN के जो बैंक वर्ड जो है कैसे डिराइव हुआ है और ये सोसाइटी में हम लोग को ये कैसे देखने को मिलता है, आइए बात करते हैं। द वर्ड बैंक, BANK, बैंक वर्ड has been derived according to the some authorities from the word bankus। एक बैंकस वर्ड है जो कि या फिर BANQUE, जिसको बैंक यू या फिर बैंक भी पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब होता था बेंच, BENCH बेंच, या BENCH को बैंक भी पढ़ सकते हैं आप। तो द ज्यू बैंकर्स, वो ज्यूज के अनुसार वो इसको ऐसे ही ट्रांजेक्टेड देयर बिजनेस एट बेंचेज इन द मार्केट, एंड व्हेन दे फेल्ड देयर बेंचेज वर ब्रोकन एंड हेंस were known as a bankrupt। खैर, कुल मिलाकर के हम लोग देख रहे हैं कि ये बैंक जो वर्ड है वो बेंचेस से आया है। और इंडिया में अगर हम लोग बात करें, ये तो कहीं और, द नेम ऑफ इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट, हाँ यहाँ से काम की बात है। इंडिया में जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1949 है, और इसी को 1 अप्रैल 1996 को इसी का नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है, जिसको कि हम लोग कहते हैं द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बाद में हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेक्शन 5 क्लॉज H के अनुसार बैंकिंग मीन्स, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये काम की बात है। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसा हम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं, बैंक जो है पैसा एक्सेप्ट करती है फॉर लेंडिंग। लेंडिंग मतलब LEND, लेंड, लेंड से बना है लेंडिंग। तो लेंडिंग मतलब उधार में देने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बैंक लोगों से जो पैसा अपने पास डिपॉजिट के फॉर्म में रखती है, वो फर्दर इन्वेस्ट करती है, फर्दर इन्वेस्टमेंट में पैसा को लगाती है, उससे जो है इनकम जनरेट होता है, और उस इनकम से ही जो है बैंक अपने कस्टमर को उससे लिए गए डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करती है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बैंक जो है वो डिपॉजिट लेती है, यानी वो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी, जमा लेती है फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड, और जब मांग करते हैं जब कस्टमर, तो उनको जो है रीपे भी कर देती है। और अदरवाइज विथड्रॉवल बाय द चेक, चेक से पैसा निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट और अदरवाइज, है ना। तो ये आप चेक से पैसा निकाल सकते हैं, अदर थ्रू से पैसा निकाल सकते हैं। अब तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, डिजिटल बैंकिंग हो गया है।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5C कहता है कि बैंकिंग कंपनीज मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेसेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। कहता है कि इंडिया में रह करके जो भी कंपनीज जो है बैंकिंग बिजनेसेस करती है, यानी मनी डिपॉजिट करती है और मनी जो है वो रिपे भी करती है ऑन डिमांड एंड गिविंग लोन ऑल्सो, उसको हम लोग बैंकिंग कंपनीज या बैंक कह सकते हैं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करता है एंड क्रेडिट और उधार में भी डील करता है। आगे आइए, नो कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी शैल यूज एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम एनी ऑफ द वर्ड्स बैंक, बैंकर एंड बैंकिंग। तो ये सब अलग अलग नाम से जो है ये। आगे देखते हैं, हमारे लिए काम की बात यहाँ है। देखिए 14 मेजर शेड्यूल्ड commercial banks having aggregate deposit of not less than 50 crore were nationalized on 19th July 1969। कहते हैं कि जितने भी ऐसे बैंक्स इंडिया में थे जिनका कि जो उनका जो डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट बैलेंस है नॉट लेस देन 50 करोड़, यानी उसका उनका जो डिपॉजिट बैलेंस है बैंक का वो 50 करोड़ से, जितने भी बैंक का 1969 में जितने भी बैंक का डिपॉजिट बैलेंस जो है 50 करोड़ से ज़्यादा था, तो उन सबको जो है नेशनलाइज बैंक घोषित कर दिया गया। कब? 19 जुलाई 1969 को आप याद रखेंगे। बाद में 1980s में, बाद में जो है 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980। 1980 में आगे चल करके 6 अलग दूसरे बैंक को भी जो है नेशनलाइज करार दिया गया। फंक्शंस ऑफ बैंक, अब हम लोग बात करेंगे बैंक्स का क्या फंक्शन है, बैंक क्या काम करती है। आइए, सबसे पहला तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक जो है अपने कस्टमर से जो है डिपॉजिट लेती है, मनी डिपॉजिट लेती है। ये डिपॉजिट जो है वो 3 मेन अकाउंट में ले सकती है, या तो वो सेविंग बैंक में डिपॉजिट ले सकती है, या फिर वो करंट बैंक में डिपॉजिट ले सकती है, या फिर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में वो डिपॉजिट ले सकती है। तो सेविंग बैंक में डिपॉजिट अगर वो ले तो आप जानते हैं 3-4% जो उसमें इंटरेस्ट बैंक जो है अपने कस्टमर को उनके डिपॉजिट अमाउंट पर देती है। दूसरा हो गया करंट अकाउंट बैलेंस, ये बिजनेसमैन ओपन करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या है, करंट बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट में जो है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली 1% या लेस देन 1% या जनरली नहीं रहता है। इसमें अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ विथड्रॉल एंड डिपॉजिट का फैसिलिटी होता है, एटीएम फैसिलिटीज़ यहाँ भी अवेलेबल होता है। तो ये बिजनेसमैन ही ओपन करते हैं। इसमें आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, आपका कोई ट्रेड लाइसेंस आपको शो करना पड़ेगा, आजकल तो जीएसटी नंबर भी आपको शो करना पड़ेगा, तब जाकर आपका करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा होता है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। इसमें एक बार में ही एक लमसम यानी एक मुश्त रकम जो है बैंक के पास आपको जमा कर देना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स जो आपको बताया गया है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 6 महीने, साल भर के लिए भी आप इसको एफडी कर सकते हैं। तो ये तीसरा 3 अलग अलग बैंक अकाउंट है जिसमें कि बैंक आपसे जो है पैसा डिपॉजिट ले सकती है, जिसका डिटेल आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए, पहला तो हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट, एक बार में लमसम अमाउंट दिया जाता, आप जमा करते हैं और एक्सपायरी डेट के टाइम जो है आपको इंटरेस्ट के सहित आपका अमाउंट आपको लौटा दिया जाता है। दूसरा होता है करंट डिपॉजिट या फिर करंट बैंक अकाउंट के थ्रू लिया जाता है। इसमें आप कई बार जो है विथड्रॉ कर सकते हैं, कई बार जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और ये बिजनेसमैन ही ऐसे अकाउंट ओपन करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली नील, नहीं के बराबर होता है। तीसरा होता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट तो हम लोग जानते ही हैं। सेविंग बैंक अकाउंट का मतलब हम लोग जहाँ भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं वही सारा सेविंग बैंक अकाउंट है। 3-4% हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है इस पर, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे तो डिपॉजिट जो फैसिलिटीज़ बैंक देती है फंक्शन, उसके अंदर में 3 हम लोगों ने देख लिया। करंट अकाउंट में डिपॉजिट ले सकती है, सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ले सकती है, और एफडी में यानी फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट लिया जा सकता है। दूसरा फंक्शन में आता है गिविंग ऑफ लोन्स। बैंक अपने कस्टमर को जो है लोन प्रोवाइड कर सकती है अलग अलग तरीके से। पहला तो कहता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि आप कोई सिक्योरिटी वगैरह जो है बैंक को जमा दे दे, कोई बॉन्ड दे दें, कोई एसेट्स वगैरह एज सिक्योरिटी एज अ मॉर्गेज बैंक को जमा दे, और बैंक से आप जो है लोन ले सकते हैं। तो पहला तो ये तरीका हो गया लोन लेने का, बैंक आपको लोन देगी इस तरीके से। दूसरा हो जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तरीके से भी जो है बैंक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से भी जो है बैंक आपको लोन दे सकता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता, ओवर मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकालना। तो
तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये जनरली बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट वाले जो कस्टमर होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन मान लो कि आप जो है महीने भर में या साल भर में उसका 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, डेली का 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो बैंक ने उसको अलाउ दे रखा है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि आप जब चाहें तो 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपये का अमाउंट फिक्स कर दिया है। ये अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है। बैंक ने वो अमाउंट फिक्स कर दिया है, कभी अगर आप चाहें तो इतना एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं, ओवर निकाल सकते हैं, ओवर ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। इसमें होता ये है, ये भी एक तरह का लोन कंसीडर किया जाता है, बैंक लोन कंसीडर करती है। इसमें होता ये है कि जितना अमाउंट आपने वो फिक्स अमाउंट के अंदर ही आपने जितना अमाउंट विदड्रॉ किया है ओवर एक्स्ट्रा, आपका ओवरड्राफ्ट लोन हो गया एक तरह का वो। और ये अमाउंट जब आप जितने दिनों के लिए 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने में जब तक आप इसको रिटर्न नहीं करते हैं तब तक, यानी जितने दिन के लिए आपने ये पैसा एक्स्ट्रा निकाला है, ओवरड्राफ्ट किया है, उतने दिन का या महीने का इस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। बस इतना ही होता है। तो इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी से भी बैंक आपको लोन दे सकती है। सी पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं, ये लोन है, ये कॉमन आपका लोन है, कोई भी अगर चाहे तो ये आपका लोन ले सकता है बैंक से। और इसको हम लोग जैसे ये एक तरह का लोन से एडवांसेस है, एक लमसम अमाउंट जो हम लोग बैंक से लोन के फॉर्म में लेते हैं, ये वही लोन है। चौथा होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का बिल है, 3 महीने के बाद उस बिल का पेमेंट होना है, तो उस बिल को जा करके आप बैंक से डिस्काउंट करा लिया आपने, यानी इनकैशमेंट आपने करवा लिया। 1 लाख का जो बिल आपके पास है आपने बैंक में जमा कर दिया कि साहब 3 महीने के बाद इसका पेमेंट मिलना है, लेकिन पैसे की ज़रूरत तो मुझे अभी है। बैंक ने कहा कि देखो भाई, बिल 1 लाख रुपए का है, पेमेंट तो 3 महीने के बाद ही मुझे मिलेगा। बोला हाँ भाई बात तो सही है। तो बैंक ने कहा कि देखो मैं इस पर 2% जो है, इस पर जो है मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस काट करके अभी मैं आपको पैसा बाकी का पेमेंट कर देता हूँ। बैंक ने, तो कस्टमर ने कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जो पैसा 3 महीने बाद मिलना था वो अभी मिल जाएगा, और कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट करके। तो बैंक का कहना ये भी एक तरह से आपने लोन ले लिया है, आपने बिल जमा कर दिया बैंक को, एक तरह का लोन आपको हो गया। हाँ, 1 लाख पूरा नहीं मिला, 1 लाख से आपने इंटरेस्ट के नाम पर अगर 2% काट लिया, 2000 रुपया बैंक करे, तो आपको 98,000 मिल गया। इस तरह से भी लोन आपको मिल सकता है, ये भी एक तरीका है लोन देने का बैंक का। आगे आइए, बैंक अब जो है, पहला तो आपने देखा डिपॉजिट मनी, दूसरा होता है गिविंग लोन, प्रोवाइड लोन, और तीसरा होता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है बैंक जो है वो आपके एजेंसी यानी एजेंट के फॉर्म में काम करेगा, एजेंट के रूप में आपका काम करेगा। यानी बैंक को अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमारा EMI का जो है 5000 का या 2000 का अमाउंट जो है हमारा बैंक से हर महीने ये काट करके फलाने को पेमेंट कर देना है। आपने ऑटो EMI में लिया है, ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपने अगर कोई बाइक वगैरह लिया है, अगर आपने कोई बड़ा मशीन या फिर कोई बड़ा लैपटॉप या कोई गैजेट, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आपने लिया है EMI पर, तो पे करने के लिए आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, बैंक उतना पैसा आपके खाते से काट करके अगले को पे कर देगा। तो बैंक ही आपको एजेंसी का काम करता है। कोई टेलीफोन का बिल भी बैंक आपका पे कर सकता है, आपका इलेक्ट्रिक बिल भी बैंक आपका पे कर सकता है। तो इस तरह का फैसिलिटी जो है बैंक के थ्रू आपको मिलता रहता है। बैंक आपके इंस्ट्रक्शन से आपका पैसा जो है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है, आपके कस्टमर को पे कर सकता है। आपके बिहाफ में बैंक आपके बदले सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, यानी आपके बदले में बैंक जो है आपके लिए शेयर खरीद लेगा, डिवेंचर खरीद देगा आपके लिए, अगर आपका इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया हुआ है पहले से। तो आगे हम लोग दे रहे हैं इशू ऑफ नोट्स। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक का काम होता है नोट इशू करना। सेंट्रल बैंक हर देश, दुनिया के हर देश में होता है, जो मेन केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI। तो बैंक में तो वो भी बैंक आता है। तो RBI जो है वो नोट इशू करती है। तो इशू ऑफ नोट भी एक काम है, बैंक का फंक्शन है। अदर यूजफुल भी कुछ सर्विसेज है, जैसे कि आपके लिए जो है कस्टमर के लिए बैंक जो यूजफुल इंफॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट करके रखती है। इशू ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट, लेटर्स इशू क्रेडिट का जो है लेटर इशू जो है वो कलेक्ट करके रखती है। सेफ कस्टडी वैल्यू ऑफ वैल्यूएबल्स, अगर आपके पास अगर कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी है, काफ़ी महंगे हैं, वैल्यूएबल्स का मतलब महंगी चीज़ें हैं, आपके पास जो भी है, कुछ प्लेटिनम है, डायमंड, ऐसा कुछ आपके पास कॉस्टली अगर कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह है, गहने हैं, तो आप बैंक के पास जो है वो गिरवी नहीं, मतलब बैंक के पास लॉकर है, कस्टडी है, आप वहाँ रख सकते हैं। कुछ चार्जेस आपको पे करना होगा। तो बैंक ये भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है, और आपके बदले डिवेंचर शेयर वगैरह मैंने बताया, ये सब भी खरीद लेती है बैंक आपके लिए। आगे है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप चाहें तो बैंक आपके लिए जो है
फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर लेगा, सेल कर देगा, फाइनेंसिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, और बैंक जो है आपके लिए इंटरनल यानी डोमेस्टिक ट्रेड, एक्सटर्नल यानी फॉरेन ट्रेड करने में बैंक आपको मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक के खाते में कितने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किए जाते हैं? तो जनरल कैश बुक बनाया जाता है, सैंक्शनल कैश बुक बनाया जाता है, कस्टमर्स रिसिप्ट बुक बनाया जाता है, काउंटर पेमेंट बुक बनाया जाता है, कैश बुक बैलेंस बनाया जाता है, बिल्स पेबल रजिस्टर बनाया जाता है, बिल्स डिस्काउंटिंग रजिस्टर बनाया जाता है, कितना बिल डिस्काउंट कराया गया है, ट्रांसफर जर्नल बनाया जाता है, जनरल लेजर बनाया जाता है, करंट अकाउंट लेजर बनाया जाता है, सेविंग अकाउंट लेजर बनाया जाता है, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लेजर बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट लेजर बनाया जाता है, लोन लेजर बनाया जाता है, और सेफ डिपॉजिट वॉल्ट रजिस्टर बनाया जाता है, बिल रजिस्टर बनाया जाता है, सिक्योरिटी रजिस्टर बनाया जाता है। इतना सारा जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बैंक को मेंटेन करना पड़ता है और बैंक को करती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक में हम लोगों को जो है कौन सा जो है मेन अकाउंट हम लोग को बनाना होगा। तो बैंक में हम लोगों को देखिए, बैंक में हम लोगों को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो the government of India issued a notification on 18th January 1991 giving notice of its intention to make amendments to the third schedule of the Banking Regulation Act 1949। तो इस डेट को जो है बैंक में बैंकिंग शेड्यूल में जो है कुछ फेरबदल किया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया है, और उसके तहत ये तैयार किया गया है, ये तय किया गया है कि बैंक को जो है ये थर्ड रिवाइज्ड शेड्यूल या थर्ड शेड्यूल भी कहते हैं कि बैंक को जो है बैलेंस शीट बनाने का जो है फॉर्म ए में बैलेंस शीट होगा। देखिए ये परफॉर्मा है, अभी हम लोग देखेंगे। तो फॉर्म ए में जिसमें कि हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होता है, फॉर्म बी में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपके सामने ये रहा। देखिए सबसे पहले तो बैलेंस शीट आप जान रहे हैं आज के डेट में जो हम लोग हॉरिजेंटल फॉर्म यानी ऊपर से नीचा वो लंबवत लंबा पतला दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। पहले हॉरिजेंटल होता था, ऐसा चपटा दिखता था, एक तरफ लेफ्ट साइड में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को लायबिलिटीज दिखता था कैपिटल, और राइट हैंड साइड में हम लोग एसेट्स डालते थे। अभी क्या हो गया है, वो हॉरिजेंटल नहीं रहा, अब वर्टिकल फॉर्म में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले ऊपर में लायबिलिटीज और कैपिटल को डालते हैं और नीचे में जो एसेट्स वगैरह को डालते हैं। तो ये जो शेड्यूल है परफॉर्मा भी वैसा ही है। तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और ये तो पहले ये आपका जो है ये पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम है जिसका कि हेडिंग होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। शेड्यूल नंबर के लिए आपको यहाँ शेड्यूल नंबर डालना पड़ेगा। 5 शेड्यूल नंबर जो है आपका जो सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है 1 2 3 4 5। ये लायबिलिटी साइड के लिए पहले बताया था मैंने आपको। और ये करंट ईयर का ये अमाउंट कॉलम है, और अगर ये प्रीवियस ईयर वाला भी साथ में है तो इसका भी अमाउंट कॉलम है, ये हम लोग को एक रखना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में अगर सिर्फ करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस है तो सिर्फ करंट ईयर वाला ही हम लोग का अमाउंट कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर दोनों साल का डिटेल है तो आपको करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर वाला भी अमाउंट कॉलम बनाना पड़ेगा। आगे आइए, अब कौन कौन से लायबिलिटीज कैसे इसको शो करना है। देखिए कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल शो करना है शेड्यूल 1 में, फिर रिजर्व एंड सरप्लस शो करना है शेड्यूल 2 में। डिपॉजिट जो आपने कस्टमर का ले रखा है बिजनेस के लिए, बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए लायबिलिटी साइड में आएगा ये थर्ड शेड्यूल 3 में। बोरोइंग्स, बैंक को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक अपने ऊपर के बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक से दूसरे बैंक से लोन ले सकती है, यानी मनी बोरो कर सकती है, इसको हम लोग बोरोइंग्स में रखते हैं। अदर लायबिलिटीज, बैंक के कुछ और दूसरे लायबिलिटीज हो सकते हैं, ये शेड्यूल 5 में रखते हैं, टोटल लगा लेंगे। अब आते हैं एसेट साइड में। आइए एसेट साइड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैश एंड बैलेंसेस विद द RBI। बैंक जो है RBI में हर बैंक को जो है एक कुछ एक रेशियो होता है, शायद उसको SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि आपके पास जितना डिपॉजिट है उसका 10% या 5% या 20% अमाउंट जो है वो आपको RBI यानी जो सेंट्रल बैंक इस देश का है उसके पास आपको वहाँ जमा रखना पड़ेगा एज सिक्योरिटी, और बाकी पैसे का जो फ्लो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो आपके पास तो बैंक का जो पैसा RBI में जमा है वो बैंक के लिए एसेट्स है, ये शेड्यूल 6 में आपको है। फिर बैलेंसेस विद द बैंक एंड मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस, ये शॉर्ट नोटिस है ना, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो बैंक के पास जो पैसा जमा पड़ा है, जो कॉल्स है, ये भी बैंक के लिए एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जो है ये आपका एसेट्स है। एडवांसेज एसेट्स है। एडवांसेज का मतलब होता है बैंक ने अगर किसी को पैसा दे रखा है तो इसको एडवांसेज बोलते हैं,
है ना, वो कभी लोन्स एंड एडवांसेस आपने कभी पढ़ा होगा, तो ये वही एडवांसेस है। और फिक्स्ड एसेट्स कुछ है बैंक के, कुछ अदर एसेट्स हैं, और लास्ट में आपका ये आता है, ये आपका तो ये 5 शेड्यूल उधर हो गए हैं, और ये 6 शेड्यूल हो, 5 शेड्यूल लाइबिलिटीज़ के लिए है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के लिए। ये 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये जो 6 शेड्यूल है ये आपका एसेट साइड के लिए है। और ये शेड्यूल नंबर 12 जो है कंटिंजेंट लाइबिलिटी यानी संदिग्ध लेनदार के लिए है, ऐसा लाइबिलिटीज़ जो पहले नहीं था और अब आपको अचानक से अगर दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। चलो जी, तो आज अभी हम लोगों ने ये जो 3 पेज में जो डिटेल देखा है इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में ये सारा जो हम लोगों ने देखा है, इस सबके लिए ये 12 अलग अलग जो शेड्यूल नंबर है सबके लिए हम लोग को 12 अलग अलग शेड्यूल देखना होगा। हम लोग अब नेक्स्ट पेज में बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलो आइए, तो सबसे पहला जो आपका है शेड्यूल 1, इसमें कैपिटल आता है। ईयर वही है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर सब में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कैपिटल देखने को मिलेगा फॉर नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक का अपना जो कैपिटल है, इसका जो अपना कैपिटल है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अमाउंट आपको यहाँ डालना पड़ेगा। फॉर बैंक्स कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपको इंडिया के बाहर से अगर आपके पास कोई अमाउंट अगर ब्रॉड लाया गया है बैंक के थ्रू, बैंक में और इसमें स्टार्टअप में लगाया गया है, उस अमाउंट को डालना पड़ेगा। अमाउंट डिपॉजिट केप्ट विद द आरबीआई, कुछ पैसा आरबीआई में रखा है वो पैसा आएगा। फॉर अदर बैंक्स तो शेड्यूल 1 में फिर क्या है, फिर अदर बैंक्स, फॉर अदर बैंक दूसरे बैंक के लिए, वो तो हो गया आपका सेंट्रल बैंक। फॉर अदर बैंक के लिए क्या है, आपका ऑथराइज कैपिटल कितना है, यानी मान लो यहाँ पर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये अमाउंट डालना पड़ेगा। तो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना शेयर आपने इशू किया है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना शेयर बिका है, कॉल्ड अप कैपिटल कितने शेयर पर आपने पैसा मांग लिया है, कॉल कर लिया है, और लेस कर देना है आपको कॉल्स अनपेड, जो पैसा अरियर हम लोग बोलते हैं उसको लेस कर देना है, जो पैसा आएगा उसको लिखना है। ऐड फॉरफिटेड शेयर्स, जिन शेयर को फॉरफिट कर लिया उसका अमाउंट टोटल आपको यहाँ लगा देना है। शेड्यूल 2 में बात करेंगे। शेड्यूल 2 है रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस में आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसका ओपनिंग बैलेंस एडिशनल इस साल जो क्रिएट हुआ है, टोटल डिडक्शन अगर इस साल में कुछ आपने घटाया है, टोटल करके नेट अमाउंट बाहर लिखना है। कैपिटल रिजर्व में अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट आपको हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। शेयर प्रीमियम, जिसको कि हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस, इस साल का अमाउंट कुछ डिडक्शन हुआ है तो लेस कर देंगे और एडजस्ट करके अमाउंट आउटर कॉलम में। फिर रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व रखना है। फिर आपका बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बैलेंस जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर कर देना होगा। आइए, चलो जी, 2 शेड्यूल हो गया। तीसरा शेड्यूल 3 में आइए। शेड्यूल 3 करता है कि जो डिपॉजिटेड हम लोग लेते हैं, डिपॉजिट अमाउंट है ना, वो डिपॉजिट अमाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो डिपॉजिट अमाउंट जो है डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो जो बैंक से लिया है, दूसरे से लिया है, वो है सेविंग बैंक डिपॉजिट है। टर्म्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक एंड अदर, दूसरे से जो लिया है। डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया, डिपॉजिट ऑफ द ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के किसी ब्रांचेज से अगर आपने, इंडिया के ही दूसरे किसी ब्रांच से अगर आपने लिया है अगर कुछ पैसा, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। इंडिया के बाहर बैंक, सेम उसी बैंक के, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का, अगर किसी दूसरे ब्रांच से अगर आपने पैसा अगर कुछ ले लिया है तो ये आपके लिए लोन हो गया। अगर आपने इंडिया के बाहर सेम एसबीआई से ही, एसबीआई का ब्रांच तो इंडिया से बाहर भी है, दूसरे देश में भी है, तो वहाँ से अगर आपने लोन ले लिया है, पैसा मंगवाया, वो भी लायबिलिटी है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। वही बात कह रहा है। आगे आइए, शेड्यूल 4 में आते हैं। यहाँ बोरोइंग्स इन इंडिया, तो इंडिया में आपने जो आरबीआई से पैसा बोरो किया, दूसरे बैंक से जो, या दूसरे इंस्टीट्यूशन से जो बोरो किया है, बोरोइंग आउटसाइड इंडिया। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से भी आप मनी बोरो कर सकते हैं, वो भी बिजनेस की लायबिलिटी हो जाएगा, यहाँ आएगा। इसके बाद शेड्यूल 5 में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, जिसमें कि आपका बिल्स पेबल होगा, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट अक्रूड, जो इंटरेस्ट आपको पे करना है, बिजनेस की लायबिलिटी है। अदर कुछ प्रोविजंस वगैरह हैं। आगे है कैश बैलेंसेज। चलिए शेड्यूल 6 में देखते हैं। कैश मतलब शेड्यूल 5 तक जो है लायबिलिटी था, शेड्यूल 6 से यहाँ से हम लोग का आसेट स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से हम लोग का अब आसेट्स स्टार्ट हो रहा है सारा, यानी शेड्यूल 6 से लेकर के शेड्यूल 12 तक सारे आसेट्स होंगे। शेड्यूल 6 कहता है कैश एंड बैलेंसेज विथ आरबीआई ऑफ इंडिया। आरबीआई में जो हम लोगों ने पैसा जमा रखा है वो हमारे लिए आसेट्स है, कैश इन हैंड, इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी नोट्स,
बैलेंसेस विद द आरबीआई, करेंट अकाउंट बैलेंस में हो या अदर बैंक अकाउंट में हो, ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हो जाता है ना। आइए इसके बाद शेड्यूल 7 में देखिए, शेड्यूल 7 कहता है बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस। तो ये आपका पैसा जो आपके पास जो डिपॉजिट ले रखा है हम लोगों ने, यानी बैंक ने अपना पैसा डिपॉजिट दूसरे बैंक में रखा है, आरबीआई में रखा है, तो एसेट से बिजनेस के लिए यहाँ उसको रखना होगा, लिखना होगा। ये भी फिर वैसा ही है, बैलेंसेस विद द बैंक्स, करंट अकाउंट में रखा है, एफडी में रखा है, मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस में रखा है विद बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन के साथ। आउट ये इंडिया में था, इन इंडिया देख लीजिए। आउटसाइड इंडिया में फिर वही, अगर करंट अकाउंट या अदर डिपॉजिट में मनी कॉल शॉर्ट में रखा है तो ये भी हो जाएगा। शेड्यूल 8 का बात करते हैं, आइए फटाफट से देखिए, बहुत सारे शेड्यूल है, फटाफट से मैं बता दूं आपको। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बिजनेस के लिए वो एसेट्स है, बैंक के लिए, कंपनी के लिए एसेट्स है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में, डिवेंचर में, सब्सिडियरीज एंड और इन जॉइंट वेंचर और अदर स्पेसिफाइड कहीं अगर रखा है तो। इन्वेस्टमेंट इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपने, ये इनसाइड इंडिया था इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, सब्सिडियरीज या जॉइंट वेंचर में या अदर इन्वेस्टमेंट में, तो ये हो गया। शेड्यूल 9 कहता है जो एडवांसेस, यानी जो पैसा हम लोगों ने दूसरे को उधार दे रखा है, बिल्स परचेज करके, डिस्काउंटेड करके, कैश क्रेडिट दिया, ओवरड्राफ्ट दिया है, लोन दिया है, टर्म्स लोन दिया है, सिक्योर्ड टेंजिबल एसेट्स हो गया, गवर्नमेंट बाय कवर्ड बाय बैंक या गवर्नमेंट गारंटीज जो है अनसिक्योर्ड है, कुछ सिक्योर्ड है। एडवांसेस इन इंडिया, प्रायोरिटी, पब्लिक, बैंक, अदर सेक्टर में अदर लोगों को अगर आपने लोन दिया है, ये बिजनेस के लिए, ये बैंक के लिए एक तरह का एसेट्स है, ठीक है। चलो जी, तो इसका भी आप फटाफट से फोटो ले लो। तो ये शेड्यूल तो हो ही गया है आपका, शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9। चलो जी, तो यहाँ आपका 3 पेज हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलो अब आगे देखते हैं, आइए। एडवांसेस, ये आपका अभी वही चल रहा है ना, ये आपका एसेट साइड ही चल रहा है, ये शेड्यूल 11 हो गया आपका। तो एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, सॉरी शेड्यूल 9 ही चल रहा है, उसी के अंदर में ये आपका है एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, वो पहले जो छूट गया था। तो इंडिया के बाहर अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, अदर बैंक में बिल परचेज करते हैं, सिंडिकेटेड लोन्स देते हैं अदर बैंक को, कुछ भी अगर ऐसा है तो बिजनेस के लिए एसेट्स है। आगे देखिए शेड्यूल 10 में, आप इतना वरीड मत होइए, इतना लंबा चौड़ा आपको बहुत कम कुछ देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। शेड्यूल है, बस मैं एक बार डिक्टेट करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये नया ना लगे। शेड्यूल 10 में फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, जैसे आप जैसे कि लैंड, बिल्डिंग आता है, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, फिटिंग, ये सारा कुछ जो होता है वो आएगा। प्रीमाइसेस आएगा इसमें बैंक का जो भी है, प्रीसिंग द ईयर, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर के दौरान जो लिया है, डिडक्शन अगर कुछ किया है तो डेप्रिसिएशन अगर कुछ हुआ सारा एडजस्ट करने के बाद। फिक्स्ड एसेट्स में कुछ आएंगे जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ एडिशन हुआ है, डिडक्शन, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद एडजस्टेड अमाउंट वहाँ पर आएगा। शेड्यूल 18 कहता है अदर एसेट्स, जो दूसरे एसेट्स है शेड्यूल 18 में आपको देखने को मिलेगा। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट, टैक्स, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, नॉन बैंकिंग एसेट्स रिक्वायर्ड इन द स्टैटिस्टिक फ्रैक्शन ऑफ द क्लेम्स एंड द अदर थिंग्स, इसमें आ जाएगा आपका। और शेड्यूल बाहर, नीचे बाहर की ओर ये आपका आ जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो आपने वहाँ देखा था। कंटिंजेंट लायबिलिटी जिस पर आपको संदेह है, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक्स नॉट एक्नॉलेज दैट द डेट्स, लायबिलिटी फॉर द पार्सली या पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये सारा कुछ हो सकता है। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, अदर आइटम्स विच द बैंक इज कंटिजेंटली लायबिलिटी। इतना करने के बाद आपका जो है ये आपका बैलेंस शीट का जो है सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम लोग जो है फॉर्म ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि सारे एसेट्स, लायबिलिटीज का यानी बैलेंस शीट का डिटेल था। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म बी का। फॉर्म बी जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को कहता है, जिसमें कि हम लोग डिटेल देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर का कैसे काम करना है। आइए तो सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या आता है,
तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा, इसमें आते हैं टोटल शेड्यूल जो है ये आपके 4 शेड्यूल आएंगे, इनकम साइड में 2 शेड्यूल, एक्सपेंडिचर में 2 शेड्यूल। आइए छोटा सा परफॉर्मा है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो इनकम में ये ईयर वाइज वैसे ही होगा, तो शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16। तो सबसे पहले इनकम में 2 होगा इंटरेस्ट अर्न, बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया है वो बिजनेस बैंक के लिए इनकम है, और अदर इनकम जो है ये बिजनेस के लिए इनकम है। तो टोटल इनकम हम लोग को यहाँ पहले कर लेना है, उसमें से उसमें से माइनस हम लोग कर देना एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम लोग को पे करना है बैंक को। और प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, जो खर्चे हैं जो पे करना है बैंक को, और जो रिजर्व में कुछ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो माइनस कर देना है। इसके बाद जो अमाउंट आपका आ जाएगा माइनस करने के बाद, इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ अप्रोप्रिएशंस होंगे, ये नंबर 4 में, ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। बैंक को अपने जो भी प्रॉफिट आया है उसका 25%, वो क्वेश्चन में बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक, हर क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट यहाँ पर आएगा सारा कुछ करने के बाद, उस प्रॉफिट का 25% जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ये कंपलसरी है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अदर रिजर्व्स में अगर ट्रांसफ़र करना हो तो वो कर देंगे। गवर्नमेंट या प्रपोजल डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, में ट्रांसफ़र करना हो तो करेंगे। और बैलेंस कैरिड ओवर टू द बैलेंस शीट, और जो पैसा जो बचेगा ये हम लोग बैलेंस शीट में फिर ट्रांसफ़र कर देंगे फाइनली। ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा फिर यहाँ पर। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर जितने भी शेड्यूल थे सारे 12 शेड्यूल को डिटेल में देखा, वैसे ही ये 4 शेड्यूल जो है शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16, इस 4 को भी हम लोग यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। शॉर्ट में ही देखेंगे लेकिन देखिए, आइए। शेड्यूल 13 कहता है इंटरेस्ट अर्न, तो बैंक को जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन जो आरबीआई में जो बैंक ने पैसा अपना पैसा जो आरबीआई में जमा रखा है उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। अदर कुछ इंटरेस्ट वगैरह इनकम हो तो यहाँ आ जाएगा। शेड्यूल 14 में आता है आपका अदर इनकम, दूसरे अगर कुछ इनकम बैंक के हैं वो आ जाएंगे, जैसे कमीशन या फिर कोई ब्रोकरेज वगैरह बैंक को अगर मिल रहा है तो। इन्वेस्टमेंट अगर को सेल करने से अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो, लॉस हुआ है तो उसको माइनस भी कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल 15 और 16 भी देख लेते हैं, आइए। प्रॉफिट का उधर ही कुछ अमाउंट बचा हुआ है। एक तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन करेंगे, कुछ प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इनकम अर्नड इन द वे ऑफ डिविडेंड और मिसलेनियस कुछ अगर इनकम होगा तो वो भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल 15, आइए। शेड्यूल 15 के अंदर कहता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई में जो पैसा बोरो किया है वो। उसके बाद अदर, यानी बैंक से आरबीआई भी कभी कभी पैसा बोरो करती है, देख लो, इनकम हो जाएगा बैंक के लिए। अब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है? पेमेंट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी में एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन जो होगा, डायरेक्टर को फी देना पड़ेगा, ऑडिटर को फी देना पड़ेगा, लॉ चार्जेस है, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सब जो खर्चे हैं। फिर आपका रिपेयरिंग में जो आपका खर्चे होंगे, इंश्योरेंस में अदर एक्सपेंसेस जो होंगे, ये आपका शेड्यूल 16 भी कंप्लीट हो गया। तो ये सारे जो हैं, चलो जी फटाफट से आपका स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो, इनका एक लिस्ट बना लेना होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बस इतना ही है, सॉरी, तो इतना ही है हम लोगों ने जो देखा है। अब फटाफट से मैं इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से। अब फटाफट से मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ, है ना। QR कोड को आप स्कैन कर लें तो फिर ये तीनों पेज का जो है आपके मोबाइल में ये PDF के फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर देखने में आपको विजिबिलिटी अच्छी होगी, लैपटॉप मोबाइल में आप जहाँ भी देखते होंगे। चलो इसको स्कैन कर लो, गूगल में आप डालेंगे स्कैनर में तो आपका ये आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने बैंकिंग अकाउंट्स और बैंकिंग कंपनीज का जो है, स्टार्टिंग में बैंक क्या है, फंक्शंस हम लोगों ने उसका देखा, और फिर बैलेंस शीट के अंदर जो 12 शेड्यूल होते हैं उसका एक फॉर्मेट पहले देखा, 12 शेड्यूल डिटेल में देखा फॉर्म ए के अंदर। फॉर्म बी के अंदर जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर 4 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 13 टू शेड्यूल 16, 13, 14, 15 एंड 16, ये 4 शेड्यूल, और इस चारों शेड्यूल को डिटेल में हम लोगों ने देख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी हम लोगों ने एक परफॉर्मा देख लिया।
तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से जो है, नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सारा शेड्यूल को याद कर लें। शेड्यूल का नंबर वहाँ आपको लिखना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे आपका बैलेंस शीट हो। इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।